हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग भूकंप के बारे में देखेंगे। कल हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देखा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि मेंस प्लस प्रीलिम्स का था। तो आज हम लोग भी मेंस प्लस प्रीलिम्स का देखेंगे। मेंस के लिए ये 60 नोट्स होगा, तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूकंप किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अंतःजनित भू संचलन के द्वारा पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन या हलचल को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। जिस स्थान से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो जिस स्थान पे भूकंप की तरंगे जहाँ उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है फोकस, या हिंदी में कहते हैं इसी को भूकंप मूल। और जहाँ पर पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं उसको, वो अनुभव यहाँ पर किया जाता है, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र, जिसे एपी सेंटर कहा जाता है। उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका है, मान लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये आपका है मूल, भूकंप का मूल है, जिसे फोकस कहा जाता है। यहाँ से भूकंप की तरंगे स्टार्ट हुई, जो कि एल तरंगे होती हैं, एस तरंगे और पी तरंगे। हालांकि एल तरंगे तो पृथ्वी की सतह पर दिखाई देंगी, जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं। तो इन तरंगे को जो पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ पर दिखाई देंगे या अनुभव होगा, उसी को कहते हैं एपी सेंटर या भूकंप केंद्र, इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब भूकंप उत्पन्न क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं? तो इसके कारण दो हो सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण है, जो कि भूकंप आने के प्राकृतिक कारण आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। साथ में मानव निर्मित भी कहीं कहीं भूकंप आ सकते हैं। तो मानव निर्मित कारण भी भूकंप आने के हो सकते हैं। तो पहले प्राकृतिक कारण देखते हैं, फिर मानव निर्मित देखेंगे। तो प्राकृतिक कारण में आपको दिखेगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भी भूकंप आते हैं, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी आती हैं, तो उसके कारण भी भूकंप देखने को मिलता है। साथ साथ विवर्तन की अस्थिरता, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो प्लेटों के इधर उधर खिसकने की वजह से भी, अपसारी प्लेट अभिसारी प्लेट, तो इनकी वजह से भी भूकंप आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ भूगर्भिक गैसों का फैलाव, तो गैसों के फैलाव से भी भूकंप देखने को मिलते हैं। व्रंसन, वलयन और असंतुलन की वजह से भी, संकुचन, संपीड़न, इन सब की वजह से प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होते हैं। अब मानव निर्मित देखते हैं। तो आपको ऐसे ही 60 नोट बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। मानव निर्मित, तो बांध बनाने पर जलाशय बनाया जाता है, बांध बनाए जाते हैं, तो उसके कारण भी बांधों के टूटने से या कुछ और तरीक़ों से आपको भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। परमाणु परीक्षण होता है तो भी भूकंप की संभावना बन जाती है। खनन से, गहरे खनन या बहुत ज़्यादा शक्ति के खनन पे भी भूकंप बनता है। साथ में विशाल जलाशय के टूटने से भी भूकंप आने की संभावना होती है। तो ये मानव निर्मित कारण हो सकते हैं। एक पॉइंट नोट देखते हैं हम लोग कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये एक संकेत होता है भूकंप आने का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्पत्ति केंद्र की गहराई के आधार पर, उत्पत्ति केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपको इमेज भी बनाते रहना है। एक होता है सामान्य भूकंप, सेकंड है आपका मध्यवर्ती भूकंप, और है गहरे या पातालीय भूकंप जिसे कहा जाता है। तो सामान्य भूकंप जो कि छिछले भूकंप होते हैं, वो आपके 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर तक के, 200 किलोमीटर के आसपास आपको मध्यवर्ती भूकंप, और 700 600 500 किलोमीटर के आपको गहरे या पातालीय भूकंप देखने को मिलेंगे। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में देखते हैं। तो भूकंपीय तरंगें आपको 3 प्रकार की दिखाई देंगी, जिनमें से पहली है जिसे प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, जिनको हम पी तरंगे कहते हैं। द्वितीयक एस तरंगे होता है, जिनको अनुप्रस्थ तरंगे या गौड़ तरंगे कहते हैं। तृतीय आपके धरातलीय तरंगे होते हैं, जिसको एल तरंगे कहा जाता है। तो पी तरंगों के बारे में पहले देखते हैं। तो पी तरंगे कैसे चलती हैं उनके बारे में देखते हैं। एस तरंगे कैसे चलती हैं? तो पी तरंगे जो होती हैं वो डायरेक्शन की दिशा में ही चलती हैं। तो पी तरंगे जो हैं वो डायरेक्शन की सामान्य दिशा में ऐसे ही चल जाती हैं, जबकि जो एस तरंगे होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं। तो वो ऐसे चलती हैं, लंबवत चलती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका एस तरंगों का है। और ये जो आपकी एल तरंगे होती हैं जो सतह पर चलती हैं, तो सतह पे तो क्षैतिज ही चलेंगी, हॉरिजॉन्टल चलती रहती हैं, ये हॉरिजॉन्टल चलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इमेज बनाने रहना है सभी को। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं पी तरंगों के बारे में पॉइंट क्या क्या है जो लिखना रहता है। सबसे पहला पॉइंट है, ये लंबवत तरंगे होती हैं जिनमें पी तरंगे कहा जाता है, और ये ध्वनि तरंगों के भांति चलती हैं, जिनको अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। इनकी तीव्रता
सभी तरंगों से ज़्यादा होती है, चाहे वो पी तरंगे हों, चाहे वो एस तरंगे हों, चाहे वो यल तरंगे हों। इनकी गति ठोस में सबसे अधिक होती है, साथ साथ तरल में और कुछ मात्रा में गैसों में भी देखने को मिलेंगे। तो तीनों अवस्थाओं में ये विचलन कर सकती हैं, तो ये बात याद रखनी है। साथ में कम विनाशकारी होती हैं, पी तरंगे ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती हैं। अब देखते हैं एस तरंगे, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है या गौड़ तरंग कहा जाता है। तो ये होती हैं जो ये प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं। तो याद रखना है, प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं और इनकी तीव्रता पी तरंगों की तुलना में कम होता है। साथ ही साथ ये सिर्फ ठोस में चल सकती हैं और ये द्रव में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। धरातलीय तरंगें जो कि सबसे विनाशकारी होती हैं, धरातल तरंगें, क्योंकि ये धरातल पर आ चुकी हैं तो ये विनाश का कारण बनती हैं। तो देख लेते हैं उनके बारे में। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ये देखने को मिलेंगी धरातलीय तरंगें, जिसे एल तरंगे भी कहा जाता है। लंबा मार्ग ये तय करती हैं, तो ये लंबाई में लंबा मार्ग दूरी तय करती हैं और साथ में तीव्रता सबसे कम होती है, बहुत ही स्लो और मंद रूप में चलती हैं। साथ में अत्यंत विनाशकारी होती हैं, याद रखिएगा। सबसे विनाशकारी कोई भी तरंग है तो वो है यल तरंग, जिसे धरातलीय तरंग कहा जाता है। आगे देखते हैं अब पी वेव छाया क्षेत्र। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र और एस तरंगों का छाया क्षेत्र देखते हैं इसके बारे में। तो पी तरंगे का छाया क्षेत्र ये आपका ईपी सेंटर है। तो ईपी सेंटर से वेव स्टार्ट हुई, तो वेव स्टार्ट हुई ईपी सेंटर से। फिर आगे आगे कल ही हमने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है क्रस्ट। फिर इसके बाद मेंटल, इसके बाद आता है आपका कोर, इसे कोर कहा जाता है। तो कोर का जो आंतरिक भाग होता है वो ठोस होता है, कल ही देखा था, और बाहरी भाग जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो छाया क्षेत्र कैसे बनता है पी का, तो पी तरंगे स्टार्ट हुई, इसके बाद आपका मेंटल के बाद आपका कोर जोन आ गया। तो कोर जोन में जब पी तरंगे द्रव अवस्था में पहुंचती हैं तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं और उनका जो स्पीड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपको विचलन यहाँ पर दिखाई देगा। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती हैं। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपको विचलन दिखेगा ये एरिया में, जो कि कोर एरिया है। इसके बाद वो अपना पुराना रूप धारण कर लेती हैं। तो इनका जो छाया क्षेत्र बनता है वो 103 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में बनता है। यहाँ पर आपको छाया क्षेत्र देखने को मिलेगा। साथ में एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, उनको देखते हैं। तो एस तरंगे स्टार्ट हुई, इसके बाद जब वो बाह्य कोर में आती हैं तो बाह्य कोर में द्रव अवस्था है, जो कि एस तरंगे सिर्फ ठोस में ही चल सकती हैं, द्रव में ये वो विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से वो विलुप्त हो गई, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी शेडेड जोन नहीं दिखेगा, कोई भी तरंगे यहाँ पर दिख नहीं रही कोर एरिया में। तो ये इतना पूरा का पूरा क्या है, शेडेड जोन है, छाया क्षेत्र है एस तरंग का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में ज़्यादा है या कम। तो पी तरंगों की तुलना में देखने ज़्यादा है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की तुलना में कम है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन प्री में आ सकता है कहीं भी, ये पीसीएस में आ सकता है या आईएएस में, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट तीव्रता उसकी कैसी मापी जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और उसके स्केल कौन कौन से हैं तो उसको देखते हैं। एक है आपका मर्करी स्केल, दूसरा आपका है रिएक्टर स्केल। ये कैसे मापे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आपके जो मर्करी स्केल है वो भूकंप के प्रभाव की गणना उसकी तीव्रता के आधार पर करती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी के आधार पर करती है, कितनी वो तीव्र है उसके आधार पर मर्करी स्केल गणना करती है भूकंप की। और वहीं रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल गणितीय आधार पर तीव्रता की गणना करती है। तो ये एक गणितीय आधार पे है जिसकी गणना की जाती है और लघु गुणक आधारित स्केल होता है और इसमें परिणाम की गणना की जाती है कि क्या परिणाम हुआ रिएक्टर स्केल से। आगे देखते हैं कि भूकंप से लाभ क्या होंगे और हानि क्या होगा और उसके उपचार क्या हैं और भूकंप जोन कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे, भूकंप की क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला कल ही बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए भूकंप बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, एक प्राकृतिक स्रोत है। तो भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पहला लाभ आपको लिखना ही लिखना है। सेकंड है भूकंप आने से, जब भूकंप आएगा तो भूस्खलन होगा और भूस्खलन से क्या होगी, चट्टानें या अन्य चीज़ें क्या होंगी, टूटेंगी फूटेंगी। उससे क्या
तो टूटने और फूटने से फिर आंधी तूफान जो हवाएं चलती हैं उससे अपक्षय और अपर्दन होगा, और उसी अपक्षय और अपर्दन से कुछ ही वर्षों बाद क्या होगा, कुछ वर्षों बाद आपके मिट्टी का निर्माण होगा, और मिट्टी के निर्माण से कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा, और कृषि से प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, कृषि का योगदान आगे बढ़ेगा। तो ये बातें आपको लाभ में लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का क्या पॉइंट है उसको देखते हैं। तो भूकंप के कारण भूपटल पर बड़े बड़े पैमाने पर क्या हुआ, बलन हुआ और भ्रंशन हुआ। तो भूकंप आता है तो कहीं पर बलन हो रहा है, कहीं पर भ्रंशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे पर्वत पहाड़ियों पठारों का निर्माण होगा, और कई अस्त्राकृतियाँ, नई नई अस्त्राकृतियाँ जन्म लेंगी। तो ये भी भूकंप के एक लाभ हैं। फोर्थ लाभ क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो समुद्र तटीय भागों में भूकंप आने से क्या होगा, कई बार तटीय भाग नीचे धंस जाते हैं। तो भूकंप आया, कोई नीचे गया कोई अप गया, तो कई बार नीचे कुछ धंस जाती हैं, जिससे गहरी खाड़ियों का निर्माण होता है। इस गहरी खाड़ियों का निर्माण होता है, उससे क्या होगा, सुरक्षित बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षित बंदरगाह निर्माण होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, व्यापार होगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है, इसके विपरीत क्या होगा, मान लीजिए कहीं पर धंसा हुआ, कहीं पर उभार हुआ, तो कहीं पर जो वहाँ पर उभार होगा वहाँ पर अस्त्राकृतियों का निर्माण होगा, तो वहाँ पर इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉ क्या है कि भूकंप से क्या, तो भूकंप आने से धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ सकती हैं। भूकंप आया तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी, तो दरारें पड़ेंगी तो हो सकता है कहीं पर खनिज दिख जाए, तो खनिज पदार्थ सुगमता में आसानी हो सकती है। तो ये भी इसके लाभ हैं। नेक्स्ट लाभ है, भूकंप से क्या होगा, भूभागों के धंसने से, मान लीजिए कहीं ऐसे क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र नहीं वहाँ पर उसके बजाय कहीं पर भूकंप आया, तो वहाँ से धंसने से मान लीजिए कोई स्थान धंसा, तो वो उससे क्या होगा, झील या तालाबों का निर्माण होगा, जिससे मानव के लिए उपयोगी होंगे, झील पानी के लिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये है उसके लाभ, आप अपने पॉइंट वापस से लिख सकते हैं। हानि क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो हानि बहुत से हो सकते हैं, जनधन की हानि होगी, मानव जाति प्राणी विभिन्न प्राणियों को खतरा होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1935 में क्वेटा में भूकंप आने से 25,000 लोगों और भवनों का नष्ट हो चुके थे। गुजरात में भूकंप आया था भुज में 2001 में, तो लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये सभी हानियां हैं भूकंप के। नदियों के मार्ग में बाधा आ सकती है, हानि ये सकती है, नदियों के मार्ग में बाधा आ गई तो नदियां अपने प्रवाह को चेंज करेंगी, प्रवाह को चेंज करेंगी तो वैसे इलाके में भी पानी जाएगा, जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ पर भी असुविधा होगी, नुकसान होगा। तो ये बात याद रखनी है। जैसे आपको 1950 में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। 1950 में असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों ने ऐसा ही रुकावट आया था, जिससे वहाँ पर बाढ़ आएगा। तो आए दिन तो आपको असम में बाढ़ देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। नेक्स्ट है, भूकंप से समुद्री भाग में क्या होगा, यदि समुद्री भाग में भूकंप आया, जैसे समुद्रों में आया, तो जलयानों को क्षति होगी। तो जलयानों को क्षति होगी, साथ साथ तटीय भागों में जल भराव भी हो सकता है। ऐसा आपको 2004 में हिंद महासागर में आए हुए भूकंप से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, यातायात में भी बाधा होगा। तो यातायात, भूकंप आने से सड़कें रोडें हैं जो उनके बनावटों में परिवर्तन होगा, वो बिखर जाएंगे, तो उससे भी यातायात में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा। ये थे उसके हानियाँ। उपाय हम लोग कल देखेंगे। आप लोगों को और पॉइंट याद आता है हानि के बारे में, लाभ के बारे में, तो ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।